दृष्टि आईएएस के ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का हमारा आर्टिकल द हिंदू में प्रकाशित लेख अ कॉमन सिविल कोड स्पेलिंग इक्वालिटी फॉर एवरी इंडियंस के सारांश पर आधारित है। इसमें टीम दृष्टि के इनपुट्स भी शामिल हैं। यह ऑडियो आर्टिकल सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 के राज्य व्यवस्था खंड से जुड़ा है। तो आइए आर्टिकल की शुरुआत करते हैं। समान नागरिक संहिता से क्यों चिंतित हैं आदिवासी? मौजूदा वक्त में यूसीसी यानी समान नागरिक संहिता पर पूरे देश में बहस छिड़ी है। इसे लेकर तमाम तरह की चिंताएं हैं। इसके प्रारूप और प्रावधान कैसे होंगे, यह चर्चा का विषय बना हुआ है। देश भर में समान नागरिक संहिता पर समर्थन एवं विद्रोह की गूंज चहुओर सुनाई देने लगी है। इसके पक्ष एवं विपक्ष में लोग बोलबंद हो रहे हैं। असल में समान नागरिक संहिता को लेकर केवल देश का अल्पसंख्यक वर्ग ही चिंतित नहीं है। इस पर बहसों से सबसे ज्यादा चिंतित है आदिवासी समुदाय। भारत के विभिन्न हिस्सों में निवास करने वाले जनजातीय समुदाय को डर है कि यूसीसी कहीं उनके सांस्कृतिक परंपराओं और मान्यताओं को समाप्त न कर दे, जिसे वे वर्षों से संरक्षित करते आए हैं। इसलिए यह वर्ग भी इस व्यवस्था का विरोध कर रहा है। इसके विरोध ने केंद्र सरकार के सामने कई मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। झारखंड के 30 आदिवासी संगठनों ने बयान जारी कर कहा है कि वे विधि आयोग से इसे वापस लेने के लिए कहेंगे। इसके अलावा पूर्वोत्तर राज्यों के लोगों का विरोध देखने को मिल रहा है। मतलब ये कि समान नागरिक संहिता को लागू करने की राह में कई बाधाएं आने वाली हैं। आज के आर्टिकल में यही समझने का प्रयास करेंगे कि आदिवासी समुदाय समान नागरिक संहिता का विरोध क्यों कर रहे हैं, पूर्वोत्तर के राज्यों को इससे क्या दिक्कत है, इस बात पर भी विचार करेंगे और साथ ही जानेंगे कई अन्य पहलुओं को। सबसे पहले समझते हैं कि आदिवासी समुदाय यूसीसी का विरोध क्यों कर रहे हैं। दरअसल हमारे देश में विभिन्न सांस्कृतिक मान्यताओं को मानने वाले विभिन्न जनजाति के लोग रहते हैं, जो सदियों से अपनी सांस्कृतिक परंपराओं और विश्वासों को अपने जीवन का मुख्य आधार मानते रहे हैं। इसी आधार पर अलग अलग जनजातीय समुदाय के लोग अपने समुदाय में वैवाहिक संबंध बनाते हैं। अगर यूसीसी लागू होता है तो आदिवासी समुदाय में शादी, तलाक, बच्चा गोद लेने एवं संपत्ति के उत्तराधिकार जैसी परंपराओं पर असर पड़ेगा। आदिवासी समाज पर हिंदू मैरिज एक्ट लागू नहीं होता है। इस एक्ट के अनुसार हिंदुओं में तो द्विविवाह अमान्य एवं दंडनीय है, परंतु आदिवासी समाज इस कानून से नहीं बंधा है। यही कारण है कि जनजातीय समुदाय में बहुपति एवं बहुपत्नी प्रथा का रिवाज आज तक कायम है। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर क्षेत्र की जनजातियां, उत्तराखंड के जौनसार भावर क्षेत्र की जनजातियां एवं केरल की टोंडा जनजातियों में बहुपति प्रथा का रिवाज है। ऐसी मान्यता है कि पैतृक संपत्ति में बंटवारे को रोकने के लिए इन समुदायों में बहुपति प्रथा प्रचलन में है। हालांकि इस तर्क का कोई वैज्ञानिक आधार नजर नहीं आता। बहरहाल तथ्य यह है कि आदिवासी समाज मातृसत्तात्मक समाज रहा है। इसके अलावा लिंगानुपात का स्तर भी जनजातीय समुदाय में अन्य समुदायों से अधिक है। इन्हीं वजहों से आदिवासी समाज में बहुपति प्रथा प्रचलन में है। नगा समुदाय शादी विवाह के मामले में खुद के प्राकृतिक रीति रिवाज का पालन करता है। इसके विधान के अनुसार नगा महिलाओं को अपने समाज से बाहर शादी करने की अनुमति नहीं है। साथ ही उन्हें पैतृक संपत्ति में भी अधिकार नहीं मिलता है। नगा समुदाय को इस बात का डर सता रहा है कि अगर वे अपनी पैतृक संपत्ति में महिलाओं को हिस्सेदार बनाएंगे तो गैर आदिवासी नगा महिलाओं से शादी करके इनकी संपत्ति एवं जमीन पर कब्जा कर लेंगे और उन्हें अपने ही घर से बेदखल होना पड़ेगा। अगर हम संथाल जनजाति की परंपराओं की बात करें तो संथाल समाज में पुरुषों को दूसरी शादी करने की आजादी तभी है जब उनकी पहली पत्नी की मौत हो चुकी हो। वहीं गौंड जनजातियों का नागरिक विधान विधवा विवाह को सदियों से मानता आ रहा है। इस समाज की विधवा महिलाओं की शादी किसी अविवाहित लड़के से करा दी जाती है। भारत के सबसे अधिक क्षेत्रों में बसी भील जनजाति में विधवा विवाह और बहुविवाह का भी प्रचलन है। भील जनजाति में दहेज प्रथा की परंपरा नहीं है। दहेज के स्थान पर इस समुदाय में दापा नाम की एक उपहार की परंपरा है, जिसमें वर पक्ष वधु पक्ष को उपहार देता है। इसके अलावा संपत्ति का बंटवारा भी ये अपने उत्तराधिकारियों में अपनी सामाजिक मान्यताओं एवं अपने नैसर्गिक कानूनों के अनुसार ही करते हैं। आदिवासी समाज में महिलाओं को संपत्ति का समान अधिकार प्राप्त नहीं है। दरअसल आदिवासियों को स्थानीय स्वशासन के स्तर पर पेसा अधिनियम के तहत कई अधिकार प्राप्त है। पेसा अधिनियम को 1996 में स्थानीय स्वशासन से संबंधित प्रावधानों को जनजातीय क्षेत्रों में विस्तारित करने के उद्देश्य से लागू किया गया। यह कानूनी रूप से आदिवासी समुदायों के अधिकार को स्वशासन की अपनी प्रणाली के माध्यम से स्वयं को शासित करने के अधिकार को मान्यता देता है।
यह प्राकृतिक संसाधनों पर उनके पारंपरिक अधिकारों को स्वीकार करता है एवं उन्हें संरक्षित करने का अधिकार देता है। यूसीसी लागू हो जाने की स्थिति में पेसा अधिनियम के तहत प्राप्त आदिवासियों के विशेषाधिकार निष्प्रभावी हो जाएंगे। इसलिए यूसीसी आदिवासी समाज के लिए चिंता का सबब बना हुआ है। हम जानते हैं कि आदिवासी समुदाय के लिए जल, जंगल और जमीन महज प्राकृतिक संसाधन नहीं बल्कि जीवन जीने का मुख्य आधार है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए अंग्रेजों द्वारा छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम और संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम अधिनियमित किया गया था। यह एक प्रकार का भूमि अधिकार कानून है जो आदिवासी समुदाय के भूमि अधिकारों की रक्षा के लिए बनाया गया था। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम की प्रमुख विशेषता यह है कि यह भूमि पर छोटा नागपुर के क्षेत्रों में आदिवासियों के सामुदायिक स्वामित्व को सुनिश्चित करता है। इस कानून के तहत संथाल परगना और छोटा नागपुर के आदिवासियों की जमीन कोई गैर आदिवासी नहीं खरीद सकता। यूसीसी लागू होने की स्थिति में दोनों कानून भी निष्प्रभावी हो जाएंगे। फिर संथाल परगना और छोटा नागपुर के आदिवासी समुदायों की जमीन क्रय विक्रय की श्रेणी में आ जाएगी। इससे आदिवासी समुदाय में बाहरी लोगों का हस्तक्षेप बढ़ने लगेगा। इनके प्राकृतिक संसाधनों का बेहिसाब दोहन होगा। आदिवासी क्षेत्रों के विकास के नाम पर जंगलों एवं वनों का सफाया होगा। ऐसे में आदिवासियों का घर उजड़ जाएगा, क्योंकि आदिवासी समुदाय के लिए जंगल कोई प्राकृतिक संसाधन नहीं बल्कि उनका आश्रय स्थल है। इसलिए यह समुदाय यूसीसी को लेकर चिंतित है। समान नागरिक संहिता लागू होने की स्थिति में पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और पुदुचेरी को छोड़कर लगभग सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों की 700 प्रमुख जनजातियों के लगभग 10.43 करोड़ लोगों के हित प्रभावित होंगे, जो भारत की कुल आबादी का लगभग 8.6% है। कई आदिवासी बाहुल्य राज्यों के मुख्यमंत्री ने भी यूसीसी के खिलाफ अपना विरोध दर्ज किया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने यूसीसी का विरोध करते हुए कहा है कि यूसीसी लागू होने के बाद आदिवासी समाज की मान्यताओं और पारंपरिक कानूनों का क्या होगा, जिनके माध्यम से वे अपने समाज पर शासन करते हैं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने भी यूसीसी का विरोध किया है। अब सवाल है कि यूसीसी के समर्थन में क्या तर्क दिए जा रहे हैं। इसके समर्थकों का दावा है कि यूसीसी देश के सभी नागरिकों के साथ आदिवासी समुदाय के सभी नागरिकों को बगैर किसी भेदभाव के एक बराबर दर्जा प्रदान करने में सहायक होगा। भारत की लगभग 700 जनजातियों के अलग अलग नागरिक विधान होने के चलते जनजातीय क्षेत्रों में कानून व्यवस्था को बनाए रखना टेढ़ी खीर साबित होती है। इसे लागू करने का अन्य महत्वपूर्ण उद्देश्य लैंगिक न्याय को सुनिश्चित करना है। परंपराओं के नाम पर आदिवासी महिलाओं को संपत्ति के अधिकार से बेदखल कर देना किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं है। अगर समान नागरिक संहिता के दायरे में आदिवासी समुदाय को लाया गया तो इनकी कई ऐसी नागरिक संहिताएं ध्वस्त होंगी जिनकी बुनियाद लैंगिक असमानता पर आधारित है। आदिवासी समुदायों पर समान नागरिक संहिता लागू होने पर बहुविवाह और बहुपत्नी प्रथा जैसी परंपराओं का भी अंत होगा। यूसीसी विवाह, विरासत, उत्तराधिकार आदि मामलों में नागरिक कानूनों की जटिलता को दूर करते हुए कानूनी एकीकरण की परिधि में सभी समुदायों को संहिताबद्ध करेगी एवं आदिवासी समुदायों के बीच कानूनी एकरूपता को सुनिश्चित करेगी। साथ ही आदिवासी पुरुषों और महिलाओं के अधिकारों के बीच असमानता की दीवार को ध्वस्त करेगी। अब सवाल है कि यूसीसी का पूर्वोत्तर राज्यों की शासन व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जब से यूसीसी को लागू करने की बात राजनीतिक गलियारों में होनी शुरू हुई है, तभी से अनुच्छेद 371 भी जानकारों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। अनुच्छेद 371 के तहत देश के कुछ राज्यों को सीमित स्वायत्तता दी गई है, जिसमें पूर्वोत्तर के राज्य भी शामिल हैं। इस अनुच्छेद के अनुसार मिजोरम, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और असम को विशेष स्वायत्तता प्रदान की गई है। अनुच्छेद 371 की प्रासंगिकता को लेकर पूर्वोत्तर के राज्यों में आशंका के गहरे बादल छाए हुए हैं। पूर्वोत्तर के प्रमुख आदिवासी समुदायों को चिंता है कि एक समान नागरिक संहिता के आने से लंबे समय से चले आ रहे उनके रीति रिवाजों और प्रथाओं के साथ छेड़छाड़ होगी, जिसे संविधान के अनुच्छेद 371 के माध्यम से संरक्षण मिला हुआ है। वहीं अनुच्छेद 371A के तहत संसद द्वारा बनाया गया कोई भी कानून बगैर राज्य सरकार की अनुमति के नागालैंड के सांस्कृतिक और धार्मिक मसलों पर लागू नहीं होगा। इस अनुच्छेद के तहत नागा लोगों के पारंपरिक कानूनों को लेकर संसद या सुप्रीम कोर्ट का कोई आदेश लागू नहीं हो सकता। इसके अलावा नागालैंड में जमीन और संसाधन कोई बाहरी व्यक्ति नहीं खरीद सकता। इसलिए नागालैंड में भी विभिन्न आदिवासी समुदायों द्वारा यूसीसी का तीव्र विरोध किया जा रहा है। सेंट्रल नागालैंड ट्राइब्स काउंसिल ने 22वें विधि आयोग को लिखे एक पत्र में कहा कि संविधान भारत के लोगों के बीच विविधता और बहुलता को मान्यता देता है और इसलिए यूसीसी अपने वर्तमान स्वरूप में भारत के विचार के खिलाफ है। मिजोरम में मिजो समुदाय के भीतर भी कई उपजनजातियां हैं, इसलिए यहां समान नागरिक संहिता को अव्यावहारिक बताया जा रहा है।
संविधान के भाग 10 में अनुच्छेद 244 में अनुसूचित क्षेत्र और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन की व्यवस्था की गई है। भारतीय संविधान के भाग 5 एवं 6 में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन व नियंत्रण के बारे में चर्चा की गई है। संविधान की 5वीं अनुसूची के क्षेत्र ऐसे क्षेत्र हैं जिन्हें राष्ट्रपति के आदेश द्वारा अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया जाता है। 5वीं अनुसूची में शामिल प्रदेशों के जनजातीय क्षेत्रों में पेसा एक्ट के तहत ग्राम स्वराज को विस्तारित करने का प्रावधान है। वहीं 6ठी अनुसूची का विषय असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। 6ठी अनुसूची के तहत जनजातीय क्षेत्रों में स्वायत्त जिले बनाने का प्रावधान है। 6ठी अनुसूची में शामिल राज्यों के भीतर जनजातीय क्षेत्रों में स्वायत्त जिले बनाने का प्रावधान है। दूसरे राज्यों की तुलना में अनुसूचित क्षेत्रों के साथ भिन्न रूप से व्यवहार किया जाता है, क्योंकि अनुसूचित क्षेत्रों में जनजातीय समूह निवास करते हैं। यूसीसी के प्रभावी होते ही अनुसूची 5 एवं 6 भी प्रभावित होंगी, जिससे अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन पर इसका असर होगा। अब ऐसे में सवाल बनता है कि आखिर क्या हो आगे की राह। भारत विविधताओं से परिपूर्ण देश है और बहुसंस्कृतिवाद भारत की मुख्य विशेषता है। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के तहत लोगों को अपने रीति रिवाजों, परंपराओं एवं धार्मिक मान्यताओं को मानने का अधिकार है। इसी धार्मिक स्वतंत्रता के आधार पर आदिवासी समुदाय को भी अपनी परंपराओं एवं धार्मिक रीति रिवाजों को मानने की आजादी है। हालांकि विविधता में एकता हमारे देश की विशेषता भी है, फिर भी समान नागरिक संहिता को लागू करने से पहले यह ध्यान रखना होगा कि इससे भारत की विविधता पर नकारात्मक प्रभाव न पड़े। खासकर आदिवासी समाज की परंपराओं, मान्यताओं एवं उनके धार्मिक रीति रिवाजों को संरक्षण प्रदान करना सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिए। सरकार अगर यूसीसी के मसौदे को लागू करती है तो उसे आदिवासियों के हितों का विशेष तौर पर ख्याल रखना होगा। आदिवासी समुदाय को बगैर विश्वास में लिए यूसीसी पर कोई भी कदम विवादों को तूल देने जैसा होगा। चूंकि आदिवासी समाज में शिक्षा एवं बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं का घोर अभाव है, लिहाजा यूसीसी लागू करने से पहले सरकार को आदिवासी समुदायों में साक्षरता दर को बढ़ाने, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने एवं आदिवासियों की सुरक्षा व्यवस्था पर ध्यान देने की जरूरत है। यूसीसी के मसौदे अगर आदिवासी समाज पर लागू होते हैं तो सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम और संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम के प्रावधान प्रभावित न हो। निसंदेह आदिवासी को मुख्यधारा में लाना सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए। जब तक जनजातीय समुदाय को समाज की मुख्यधारा में नहीं लाया जाता, तब तक यूसीसी को आदिवासी समाज पर न थोपा जाए। यह बेहद आवश्यक है कि यूसीसी से जुड़े तमाम आदिवासी हितधारकों के प्रतिनिधियों से राय मशविरा के बाद ही यूसीसी के मसौदे पर सरकार कोई अंतिम निर्णय ले। पूर्वोत्तर के राज्य राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से काफी संवेदनशील माने जाते हैं। अलगाववादी ताकतें इस इंतजार में होती हैं कि पूर्वोत्तर के लोगों की भावनाओं को भड़काकर देश की एकता और अखंडता को प्रभावित करें। भारतीय गणराज्य की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण रखना सरकार की जिम्मेदारी है। लिहाजा यूसीसी के मामलों पर सरकार को फूंक फूंक कर कदम रखने की आवश्यकता है। पूर्वोत्तर के राज्यों को विश्वास में लेकर ही सरकार को यूसीसी पर कोई कदम उठाना चाहिए। अनुच्छेद 371 के तहत पूर्वोत्तर के राज्यों को जो विशेषाधिकार प्राप्त हैं, उन विशेषाधिकारों पर यथास्थिति कायम रखना जरूरी है, क्योंकि पूर्वोत्तर सांस्कृतिक और विकास के पैमाने पर अभी भी शेष भारत से कटा हुआ है। अब आइए देखते हैं आज के आर्टिकल पर आधारित हमारा सवाल। सवाल है, समान नागरिक संहिता के लागू होने से आदिवासी समुदाय पर पड़ने वाले प्रभावों की चर्चा कीजिए।